नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदन आप सभी का फिर से अपने चैनल मेडिकल हब में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सेल के एक ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि आप देख रहे हैं, इस नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। तो चलिए पहले इस नाम को ही तोड़ते हैं हम लोग। तो अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बेसिकली इसमें 3 वर्ड है। ओके, ठीक है। देखिए एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम, ठीक है। अभी एंडो का मतलब हो गया इनसाइड, मतलब अंदर। प्लाज्मिक रेफर टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। और रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, ठीक है। तो अभी इनसाइड साइटोप्लाज्म नेटवर्क, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये सेल है और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो ये इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? ये ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जैसा क्या लिखा हुआ, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इट इज़ अ नेटवर्क, जाल है। ट्यूबुलर मतलब नली के द्वारा, नली बना हुआ है ये ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क, एक जाल है, इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि एक ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो चलिए अभी टाइप्स देखते हैं। तो पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको RER बोलते हैं, इसको SER बोलते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो रफ इन नेचर होगा, मतलब जो खुरदरा होगा, ठीक है, काफ़ी रफ होगा। अभी ये रफ क्यों है? क्योंकि देखिए ये जो ब्लू वाला पोर्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है आपका SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर रफ क्यों है? जरूर उसके ऊपर कुछ तो होगा। तो उसके ऊपर ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। ये ग्रेन्यूल्स है, छोटे 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 बूंदी टाइप के स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं बल्कि राइबोसोम्स है। क्या है ये? राइबोसोम्स। तो चूंकि ये राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच्ड है, इसीलिए ये इसको बीडेड लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ उभरा उभरा चीज़ इसके ऊपर है। और इसी के कारण इसको जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है आप ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये ग्रैन्यूल्स टाइप का, दाना 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 टाइप का इसका जो है अपीयरेंस है, ठीक है। तो चूंकि ये दाना दाना टाइप का अपीयरेंस है इसका, इसलिए इसको ग्रैन्युलर, ग्रैन्युलर मतलब दानेदार, तो ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये स्मूथ होगा, ठीक है। अभी देखिए ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए सतह एकदम स्मूथ है, इसके ऊपर किसी तरह का ग्रैन्यूल्स नहीं है, कोई दाना नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम प्लेन और चिकना है, ठीक है। इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज अग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी अग्रैनुलर, अग्रैनुलर, ठीक है। किसी भी वर्ड के सामने बायोलॉजी में अगर ए लग जाता है तो उसका मतलब होता है एब्सेंट। तो अग्रैनुलर मतलब एब्सेंट ऑफ ग्रैन्यूल्स, एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का ग्रैन्यूल्स ही नहीं है, तो स्मूथ है, इसके लिए इसको अग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। और क्या है? इसको ट्यूब्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स भी इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो जिसी कारण इसको ट्यूब्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ RER। RER मतलब हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब फंक्शन का बात करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है इसका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अभी डायग्राम्स में अगर हम देखें, अभी मान लीजिए कि ये आपका हो गया
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, और इसके ऊपर अटैच है आपके, ये हो गया आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, ग्रेन्यूल्स अटैच है, ये ग्रेन्यूल्स क्या है, तो राइबोसोम्स है। तो अभी क्या करता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेनली जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है। अब ये मेनली कौन सा प्रोटीन बनाता है, ये जो बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस है आपके पैंक्रियाज में, वो जो इंसुलिन सेक्रेट करता है, या फिर एंटीबॉडीज़ है, बी लिम्फोसाइट, इनमें जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन्स को जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। सॉरी, अब देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि देखिए ये जो राइबोसोम्स है इसके अंदर, इसमें जो राइबोसोम अटैच रहते हैं, ठीक है, ये राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स जो है यही मेनली जो है आपके प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन नहीं बनाता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं रहता है। अभी ये राइबोसोम क्या करता है, देखिए ये हो गया आपका राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं आपके, अमीनो एसिड, अभी अमीनो एसिड क्या हुआ, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने के बाद प्रोटीन से ही, प्रोटीन का ही पार्ट है, ठीक है, ये अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये क्या होता है कि राइबोसोम जो है ये अमीनो एसिड्स को कलेक्ट करता है, ठीक है, कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके क्या करता है, ये अमीनो एसिड्स को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके बनाता है प्रोटीन यूनिट, ठीक है। ये अमीनो एसिड को कलेक्ट किया राइबोसोम और प्रोटीन के कुछ यूनिट्स बनाए, ठीक है। फिर ये फर्दर इसको जो है सो भेज देगा आपका ईआर को, यानी ईआर यानी यहाँ से इसी में आएगा, ठीक है। ईआर मतलब हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स ये जो है इस प्रोटीन यूनिट के साथ मिलेगा, ठीक है, और मिल के बनाएगा क्या, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन आगे जाएगा आपका गोल्जी एपरेटस में, और यहाँ पे इसका फर्दर मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, फर्दर मॉडिफिकेशन होगा इस ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है। उसके बाद वो जो है डिस्पैच होगा। तो ये तो डिटेल कहानी हम बता दिए। अगर सिर्फ फंक्शन की बात की जाए तो ये पहला फंक्शन है कि ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। कैसे करता है, तो मेनली इसी तरह से वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, ठीक है। अभी सेकेंड है, पहला पॉइंट हम समझ गए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अभी सेकेंड है डिग्रेडेशन ऑफ वोर्न आउट ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अभी इसको समझते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए मेरे पास जगह कम है, पहले इसको मिटाते हैं। अभी डिग्रेडेशन ऑफ वोर्न आउट मटेरियल्स, ठीक है। अभी डिग्रेडेशन ऑफ वोर्न आउट मटेरियल्स का मतलब है, डिग्रेडेशन मतलब होता है कि ख़त्म कर देना, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कहीं कुछ जीव जंतु मरता है, मर गया, उसका बॉडी पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर कैसे कीड़ा लग के उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। तो वही कहानी है डिग्रेडेशन ऑफ वोर्न आउट मटेरियल्स। अभी होता क्या है कि इसमें कि अभी मान लीजिए कि ये आपका सेल है, अब मटेरियल वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, सॉरी तभी से मटेरियल बोल रहा हूँ, ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स मतलब इसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, न्यूक्लियस वगैरह, जो भी ऑर्गेनल्स है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये एक स्कीमेटिक, एक छोटा सा डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जो है आपका वॉर्न आउट हो गया, ठीक है। वॉर्न आउट, वॉर्न आउट मतलब इस जो टाइम के साथ साथ ये इसका जो है ये डेड हो चुका है, ठीक है, सीधा बात, ये डेड हो चुका है। तो अभी ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है कि इसके चारों तरफ पहले रैप करता है इसको, ठीक है, इसको रैप करता है, ठीक है। रैप करने के बाद इसको जो है एक टर्म है ऑटोफैगोसोम्स, ठीक है, ऑटोफैगोसोम, ठीक है, मतलब खुद से खाना, ठीक है। अभी हिंदी तो लिखना बड़ा मुश्किल है, खुद से खाना, ये समझने के लिए आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो ये ऑटोफैगोसोम एक एक्टिविटी है, ठीक है, जैसे फैगोसाइटोसिस होता है, बहुत कुछ होता है। तो क्या होता है कि ये पहले इसको अब मतलब ये डेड हो गया है अभी माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके चारों ओर पहले रैप करेगा, ठीक है, ये इस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इसको जो है वो डिग्रेड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट काम लाइसोसोम करता है, जो लाइसोसोमल एंजाइम होता है वो इसको पूरी तरह से खत्म कर देता है, बट स्टार्टिंग यही करता है। तो ये भी इसका सेकेंड फंक्शन जो है वो डिग्रेडेशन ऑफ वोर्न आउट ऑर्गेनेल्स है, ये हम समझ गए। ये दोनों हो गया फंक्शंस ऑफ RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का।
चलिए अब देख लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस, ठीक है। अभी देखिए प्रोटीन तो बना दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, अभी राइबोसोम है नहीं तो प्रोटीन सिंथेसिस कोई करेगा नहीं इसमें। तो अभी एक सिंथेसिस तो जरूर करेगा, इसके ऊपर जो एंजाइम्स वगैरह है जो भी है वो प्रोटीन वो सिंथेसिस करेगा, लेकिन प्रोटीन नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो लिपिड करेगा, हार्मोन्स करेगा और तरह तरह के और जो अदर प्रोडक्ट्स जैसे फॉस्फोलिपिड्स वगैरह हो गया, इन सबको वो सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन हो गया सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। दूसरा क्या है, रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अभी सेलुलर मेटाबॉलिज्म मतलब हो गया, हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में, मेटाबॉलिज्म मतलब हो गया एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, ओके। अभी एनाबॉलिज्म मतलब होता है जुड़ना और कैटाबॉलिज्म मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो हमारे अंदर तरह तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जैसे कुछ प्रोडक्ट्स मिल के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका एनाबॉलिज्म बोलते हैं। अभी कुछ प्रोडक्ट जो है वो टूट के दो नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और इन दोनों के प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म मतलब सेल के अंदर जितना भी तरह का मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब जुड़ता है, टूटता है, नया चीज़ बनता है, कुछ सिंथेसिस वगैरह होता है, इन सब में जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है एक रोल जरूर रहता है, ठीक है। सेकेंड समझ गए। अभी थर्ड है स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। अभी क्या है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक मेजर साइट है, ठीक है, एक जगह है जहाँ पे हमारा जो है वो कैल्शियम स्टोर होता है, वो स्टोर होता है, पहले स्टोर हो गया। अब फिर वो क्या होगा, जो हमारा जो स्केलेटल मसल है, ठीक है, स्केलेटल मसल, हाँ, स्केलेटल मसल फाइबर्स, ठीक है, ठीक है। अभी जब हम मसल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मसल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, वहाँ हम डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी इतना समझ लीजिए कि हमारे जो शरीर में जो मसल, स्केलेटल मसल, हार्ट का बात हम नहीं कर रहे, ठीक है, स्केलेटल मसल, उसका जो फाइबर्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। ये जो हम जैसे मान लीजिए कि अभी हम बाइसेप बनाने के लिए जो डंबल उठाते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, टीयर हो रहा है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ये बेसिकली कैल्शियम से होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि स्केलेटल मसल फाइबर में ये कैल्शियम को रिलीज करता है, ठीक है, जिसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होता है। तो ये तीसरा फंक्शन भी हम समझ गए। चौथा है कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अभी कैटाबॉलिज्म मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो हम जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, हम जो दवाई वगैरह लेते हैं, या किसी जो कार्सिनोजेंस होते हैं, मतलब जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि वो ड्रग को तोड़ता है, हाँ। अभी ड्रग अंदर गया तो वो तो अपना अपना कंपोनेंट में अलग होगा। तो लीवर में जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो ड्रग्स वगैरह को तोड़ने का काम करता है। या नहीं तो फिर और एक काम ऐसा क्या है, जो कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिससे कैंसर होता है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन भी वो करता है, ठीक है। तो मेनली ये कैटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का एक रोल रहता है, ठीक है। तो ये भी हम समझ गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो ये प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मिक मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक नेटवर्क होता है, किसका, ट्यूब्यूलर नेटवर्क होता है, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी इसको रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड रहते हैं, इसलिए इसको रफ बोलते हैं। और इसको स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर किसी तरह का अटैचमेंट नहीं होता है। अभी अगर हम फंक्शन की बात करें, नेक्स्ट हमने क्या देखा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन देखा मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैंने फंक्शन देखा क्या, कि पहला प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वो कैसे करता है वो भी हमने देख लिया। और दूसरा क्या है कि ये जो भी डेड ऑर्गेनल्स है उसको वॉर्न आउट करने का भी काम करता है, ठीक है। फिर हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखा कि नॉन प्रोटीन सब्सटेंस बनाता है, दूसरा है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तीसरा है कि स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम करता है, और चौथा कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन में इसका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल के अंदर क्या रोल है, ये क्या चीज़ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के और वीडियोस भी आगे मैं डाल सकूं।
और अगर आपको किसी भी तरह का इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कोई पॉइंट छूट गया है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर ऐड कीजिए। थैंक यू।